माजरत थोड़ी सी मेरी वजह से लेट होगी। आंख लग गई थी यार। मैं आके नमाज पढ़ी है। बैठे ही 10 मिनट रहते थे, मैंने कहा अच्छा मैं चलो ना स्टार्ट करता हूँ। पर आज गर्मी इतनी शदीद थी, बस उसके बाद होश ही नहीं रहा। वो तो शुक्र है इन्होंने कॉल कर ली, ग्रेड लोग, नहीं तो क्लास आ गई। उनका भी थैंक यू, बहुत एफर्ट करते हैं। हाँ, आज जो चीजें करनी है बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक दो और ये, मैं पेपर बनाऊं ना तो मैं तो दूंगा ये क्वेश्चन, ये इस लेवल का क्वेश्चन, यानी कि ऐसा टॉपिक है जो देखें, आप आईटी जितनी पढ़ते हैं बाकी सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये वो चीजें हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से आजकल बड़ा कोर कंसर्न बना हुआ है। तो देखते हैं जरा बारी बारी इसको क्या क्या है। सिलेबस रेफरेंस जी आपका वन है, इसके बाद हमारा आखिरी एक ही रहता है सिलेबस रेफरेंस। उसमें उसने खाची बुरी डाली हुई है, वो भी साफ करना है अभी सही तरह। तो जनाब इसमें सबसे पहले आपके पास कहता है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या, जिसको SDLC के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली मैनेजर्स डील कर रहे होते हैं इस चीज को। SDLC बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसकी, मतलब प्रोजेक्ट को बेसिकली आप आइडिया, एक प्रोजेक्ट का आइडिया जनरेट होने से लेकर उस आइडिया का ट्रांसफॉर्म होना एक्चुअली, और आगे उसको डिलीवर होना। तो यानी कि अभी सिर्फ आइडिया जो कि बंदे के एक जेन में होता है, दिमाग में होता है, वहां से लेके वो चीज बन भी गई और जिसको चाहिए थी उस तक पहुंच भी गई। उसके बाद जाहिर बात है, ये जो आइडिया कॉन्सेप्ट आप लॉन्च करते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेटर ऑन फिर इसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। किसी भी प्रोजेक्ट में ना डिफरेंट फेजेस होते हैं, उन फेजेस से मिलके एक प्रोजेक्ट बन जाता है। बास प्रोजेक्ट में 3 फेजेस होंगे, किसी में 4 होंगे, 5 होंगे, अब ये डिपेंड करता है कई चीजों पे। नंबर वन, उसकी कॉस्ट पे, उसकी ड्यूरेशन या लेंथ पे। कॉस्ट कम रखनी है तो उस केस के अंदर फिर प्रोजेक्ट के स्कोप को कभी भी ज्यादा नहीं किया जाए, नहीं तो कॉस्ट आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी और फिर उस केस में तो अल्टीमेटली लॉस।
तो ये आपने हाई क्वालिटी चीज भी देनी है, विद इन टाइम भी देनी है, और जो कस्टमर की डिजायर है वो चीज उसके अकॉर्डिंगली भी होनी चाहिए, एक यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ना डिफरेंट डेटा एनालिस्ट होते हैं, तो ये कहता है कि एसडीएलसी बेसिकली डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं किन एक्टिविटीज के लिए। अ, जवाब दोनों है। अच्छा, क्योंकि देखिए अब असल में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर, अच्छा क्योंकि जो ये चीज आप कर रहे हैं वो तो जारी बात है सॉफ्टवेयर में कर रहे होंगे ना। अब ये कि वो प्रोजेक्ट बेसिकली किसी सॉफ्ट अब इटसेल्फ किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो सकती है, नहीं तो किसी बिल्डिंग की भी चीज हो सकती है, बिल्डिंग बन रही, तो दोनों ही हो सकते, बट है ये इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर। अब कहता है कौन सी एक्टिविटीज है एसडीएलसी में। नंबर वन, रिक्वायरमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, कस्टमर क्या चाह रहा है, डिजाइन क्या है, किस तरह का, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो कि एस डी एल सी के अंदर हम करते हैं। अच्छा, असल जो चीज है ना वो ये, क्योंकि मैनेजर का काम इस चीज से कि फेजेस क्या होते हैं एसडीएल से। नंबर वन, प्लानिंग। नंबर टू, एनालिसिस। नंबर थर्ड, डिजाइन। नंबर फोर, इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर फाइव की अगर आप बात करें तो ये है मेंटेनेंस। देखें, बारी बारी से समझ लें, डिटेल में तो सारी चीजें हैं। प्लान क्या है, एक आइडिया होता है आपके माइंड में, ओरिजिनेट होता है। आप क्या कोशिश करते हैं, उस आइडिया को एक्चुअल गुड के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन इनोवेशन हुई वो इसी तरह से हुई। तो ये वो फेज है बेसिकली जहां पे आपने ये देखना है कि रिसोर्सेज कितने, कौन से चाहिए, और फिर जब अप्रूवल, ये स्टेज में आपने अप्रूवल भी लेना होता है कि हाँ या आप इस प्रोजेक्ट को कैरी करेंगे या नहीं। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आपने इनिशिएट करना। उसके बाद नंबर टू इज एनालिसिस। अच्छा, पर एक चीज यहाँ पे याद रखना, वैसे एक्चुअली ये मैनेजमेंट का फंक्शन है ना प्लानिंग। प्लानिंग में हम तीन मेन चीजें करते हैं, ये आपको एज ए मैनेजर यानी कि या एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पे भी ये चीज यूज हो कम से कम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या, तीन मेन चीज। नंबर वन, प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है ना तो फिर हम स्ट्रेटेजी फार्मुलेट करते हैं
क्योंकि स्ट्रेटेजी वो पाथवेज है जिसके थ्रू आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट अप करना है। और अगला तीसरा, रिसोर्सेज प्रोवाइड। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सा रिसोर्स रिक्वायर्ड है। तो एनालिसिस में क्या है, अब एनालिसिस में ये है, आप चीजों को एनालाइज किस मैनर में करते हैं। क्या ये जो चीज हम करने जा रहे हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है, क्या ये बिजनेस की जरूरत है। बाहर औकात कंपनी उन चीजों में भी हाथ डाल देती है या वो चीजें भी एक्वायर करने की कोशिश करती है जो कंपनी के लिए बेस्ट फिट नहीं बैठती, उनसे जरा फिर अवॉइड करना है ना हमें। डिजाइन की बात करें, सोल्यूशन मतलब वो फिजिकल फॉर्म जिसके अंदर आप उस चीज को देखना चाहते हो एक्चुअली। फिर इम्प्लीमेंटेशन आती है, आप या तो बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या वो चीज़ें सिस्टम के हिसाब से बेस्ट फिट बैठ रही हैं। उसके बाद मेंटेनेंस, जब इम्प्लीमेंटेशन आपने कर ली है तो यहाँ पे मेंटेनेंस है। अब देखें, इम्प्लीमेंटेशन अगर आपकी सक्सेसफुल होगी, आपने न्यू सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, जो चीज़ आप जैसे करना चाह रहे थे बिल्कुल वैसे हो गई, तो मसला ये है इसकी रेगुलर साथ साथ आपको मेंटेनेंस रिक्वायर है। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो सिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, कई प्रॉब्लम्स राइज होते हैं। आप ये किसी आईटी वाले से पूछे ना, ये जो लैब्स वगैरह होती हैं तो प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए, वक्त के साथ अपडेट ना किया जाए, तो सिस्टम में कई बग्स, कई तरह के और फिजिकल हैजर्ड्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ जाती हैं। हमारी बार देख सकते हैं डिटेल में, ये देखो। अब एक्टिविटीज कह रहा है कौन कौन सी हम इसके अंदर कर रहे हैं। नंबर वन, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब ही क्या है, नाम से ही पता लग रहा है क्या चीज ये मेरे लिए सुटेबल है, ये चीज या नहीं है, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या है, नंबर वन, देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी सिस्टम पहले से नहीं होता, वहां पे हर चीज नई होती है और आप उस नए सिस्टम का पार्ट बनते हैं। बट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं या ये, जब आपने उसके स्ट्रक्चर को या बाकी चीजों को चेंज करना है, तो आप तो ये चीज देखना चाहते हैं ना कि सारी चीजें हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से बैठती हैं या नहीं। तो ये कह रहा है, आप बताएंगे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम और उसका स्कोप। नंबर टू, फिर क्या कहता है, ओवरव्यू करें आप न्यू सिस्टम को और उसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो उसके थ्रू, उसके इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं वो बताएं। इसके बाद कहता है कंफर्म करें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को और प्रोजेक्ट स्केड्यूल प्रोड्यूस करें।
अच्छा, अब फिजिबिलिटी तो आपको गाइड कर देगी ना, क्या ये चीज सही है या नहीं है। बट साथ ही साथ ये जो स्केड्यूल्स हैं ये आपको बता देते हैं ना, टाइम फ्रेम वगैरह, स्टेजेस, कौन सी स्टेज ने कब कंप्लीट होना है, उसने इनिशिएट कब होना है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, ये चीजों से रेलेवेंट कोई थ्रेट है, कोई कंस्ट्रेंट, रुकावट है, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब मिल के किसी के साथ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसर्न, कि जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो ये कहता है आप बारी बारी हर चीज को इनमें से कंसीडर करें, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी भी। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपने क्या करना है, नंबर वन, प्रोजेक्शंस, स्टार्ट से लेके एंड तक आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड फेज में, जो कि हम कहते हैं एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन है, इसमें क्या, नंबर वन, आप गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, वैलिडेट करेंगे इंफॉर्मेशन, क्या वो ठीक है कि नहीं। इसका क्यों ठीक होना जरूरी है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे तो आपने डिसीजन लेना है। और अगर वो नहीं होगी, इनएडुकेट होगी, या प्रॉपर क्वांटिटी या प्रॉपरली वो नहीं है ऑर्गेनाइज, तो आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे आगे कहता है, फिर आप क्या करें, रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करें, प्रोटोटाइप फॉर न्यू सिस्टम। अच्छा, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक मॉडल ऐसा होता है, विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उस मॉडल के वो आर्टिफिशियल मुजस्मे या ये इस किस्म की चीजें जो हम बड़ी यूज कर रहे हैं, तो बना लो। अब वो एक्चुअल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होता है वो चीज। अच्छा, फिर वो कहता है, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअल सिस्टम आप रिव्यू कर लें या अवेल्युएट कर लें अल्टरनेटिव्स। और ये पक्की बात है, हर टाइम पे मार्केट के अंदर एक से ज्यादा अल्टरनेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो। हमने अपने हिसाब से बेस्ट अल्टरनेटिव को या कोर्स ऑफ एक्शन को यूज करना होता है। फिर कहता है, आप एग्जामिन करें एंड यूजर की नीड क्या, इंफॉर्मेशन वो क्या चीज है, क्योंकि असल में डिसीजन तो उसने लेना है ना, हम अपने अकॉर्डिंगली चीजें जैसी मर्जी कर रहे हैं। उसके बाद कहता है, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना लें,
जिसमें आपको पता लगे स्पेसिफिकेशन क्या है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, क्या वो यूजर एंड के ऊपर फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। मतलब अब मुझे पता मेरा सिस्टम अगर रन करने के लिए वो प्रॉपरली 6 GB की रैम चाहिए मुझे, और वो ना हो उसमें, बट सिस्टम है, रैम भी है, क्या वो एंड यूजर मेरे किसी काम की है? नहीं है, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती। उसके बाद कहता है जी सिस्टम डिजाइन। इसमें एप्लीकेशन डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, यूजर इंटरफेसेस और सिस्टम इंटरफेसेस, ये सारी चीजें आप सेट करें। अच्छा, नेटवर्क क्या है कि बेसिकली आप डिफरेंट पीसीज को डिफरेंट लोकेशंस पे आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं। तो सारी बात है थ्रू वन वायर करते हैं, जिसको नेटवर्क वायर बोला जाता है। फिर कहता है ये जो ऊपर हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो SRS डॉक्यूमेंट, कहते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर में। पहले तो वो चीजें हैं ना कि अच्छा हम ये चाह रहे हैं ऐसा होनी चाहिए, बट इसके अंदर उसकी कन्वर्जन की जाती है लॉजिकल ग्रुप में। कहता है इसके अंदर बड़ी डिटेल में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होती है। और जारी बात है कि हर प्रोग्राम अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, बात C++, जावा, PHP। अब ये क्या है, तो ये कहता है कि जो आपने चेंज करनी है ये तो अल्टीमेटली आपको उस लैंग्वेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, सिंपली चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद कहता है कि उसके बाद आप बेसिकली अपना कॉन्टीजेंसी प्लान रखें, बैकअप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मेंटेनेंस देखें, और जो आपका ऑपरेशनल प्लान है इस पे फोकस करें। अच्छा, ये उस केस में था जब एग्जिस्टिंग था कॉन्टीजेंसी प्लान, नहीं न्यू के केस में तो फिर फिलहाल तो आपको आउटकम का पता नहीं होता ना, तो उस केस में लोग ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं कर रहे होते, अल्टरनेटिव नहीं कंसीडर कर रहे होते। लोगे होते हैं, बट हम तजर्बे नहीं करना चाह रहे। उसके बाद कहता है फाइनली आप क्या करें, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट बेसिकली इसको प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे ये जितना सारा कुछ आपने इकट्ठा किया इंफॉर्मेशन, इसको आपने नेक्स्ट लेवल पे फिर यूज करना। और इसमें तो आप चले गए चक्रव्यूह में, तो ये तो वो चक्रव्यूह है जिसमें आपने फंसते जाना है, फंसते जाना है, फंसते जाना है। निकल नहीं सकते, रास्ता नहीं बदल सकते। भाई कंपनी अगर इतनी कॉस्ट बर्दाश्त कर चुकी है, आपको लगता है वो स्टेप बैक करेगी? नो।
अगला है इम्प्लीमेंटेशन। फिर कहता है बेसिकली आप इम्प्लीमेंट करते हैं डिजाइन को सोर्स कोड के थ्रू, जिसको हम कोडिंग बोलते हैं। और जितने भी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं या जितने भी अलग से कंपोनेंट हैं, उन सबको आप इंटीग्रेट करना। और कहता है इसमें फिर इम्प्लीमेंट के बाद आपने क्या करना है, ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर एरर और डिफेक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फिर कहता है क्या आप देखें वो जो यहाँ आपने कर लिया सारा कुछ, तो फिर कहता है टेस्ट रिपोर्ट देखें। जो पक्की बात है उसके अंदर आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे अगर कोई एरर आए। एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में बेसिकली हमने डिफरेंस ही पकड़ना है ना। उसके बाद जब ये हो गया, आपने डिफाइन करना होता है कि आप चीज़ों को कैसे टेस्ट करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेंगे, टेस्ट का जो आउटकम आएगा उसको असेस कैसे किया जाएगा। फिर कहता है आपने इंटीग्रेट करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। देखें क्योंकि अगर सिस्टम एडाप्टेबल ना हो तो इन सारी चीज़ों का क्या फायदा, और ऐसा हो जाता है बाज़ अवत ऑर्गेनाइजेशन ये सारे सॉफ्टवेयर भी बनवा लेगी, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लेगी, बाकी भी ये एट द एंड पता चलता है जनाब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेस्ट फिट ही नहीं बैठता। अब क्या करें, कंपनी तो इतनी कॉस्ट बियर कर चुकी है। उसके बाद और फिर कहते हैं जब ये आप कर लें तो बस आप न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। फिर तो अब जंग में कूद गए ना, आगे तो अब आपके ऊपर है, देखना है कि वो काम होता है या नहीं होता, वो टारगेट जिसके लिए हमने ये सारा कुछ किया अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मेंटेनेंस की बात करते हैं। फिजिकल नॉन फिजिकल दोनों स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड है। जब सिस्टम इंस्टॉल हो रहा हो, इंस्टॉल हो चुका, फिर कहता है जब आपने चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना ना, तो बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर बहुत एक टाइम पीरियड गुजार के आएगा, ताकि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी, जिन चेंजेस को डिप्लॉय किया गया, कस्टमर क्या चाह रहा था, बाकी सारा कुछ ये 100% प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। यूं ही ऑन साइट फैसिलिटीज या सपोर्ट रिक्वायर्ड है या ऑफ साइट। एक मसला है ये, जब हम चेंज की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है। अप्रूवल लाना, कलर इसका फेड हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं, कोई एरर आ रहा है, कुछ भी है। हम तो जनरली ये कहेंगे ना, आप एक कलर है किसी चीज का जब चेंज करेगा ये आप कहेंगे अच्छा यार नहीं, ये नहीं है ठीक।
उसके बाद कहता है ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि एरर आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं टेस्टिंग फेज के दौरान। तो सारी बात है, उसी को सही करना है, और वो तो आएंगे, उसके बगैर तो कोई वो नहीं हो सकता। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि ये जो मेंटेनेंस और सपोर्ट है ना, ये भी 1 घंटा या 2 घंटे का काम नहीं है, ये कंटिन्यूसली आपको रिक्वायर्ड है और ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। जब तक आप इन चीज़ों के साथ डील करते रहेंगे, याद रखें मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। और जब तक आप उसको ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो 2-3 मेन इश्यूज हैं वो फिर और ओरिजिनेट होंगे। नंबर 1, इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी में भी क्वेश्चनेबल हो जाए। एक बंदा है जिसने 1 साल से या ये उसको किया ही नहीं, देखा ही नहीं, अब 1 साल में एम्प्लॉय हो सकता है ग्रेजुएट हो गया, हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो, सारों ने होना तो है। और आप इन्हीं को तो फिर कहते हैं ना कि रिस्क एलिमिनेट कर, तो आप यही कर। जी जनाब, पूछें, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले। सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने इसमें सेकंड फेज आपने बताया एनालिसिस का, हम्म। और फर्स्ट फेज था प्लानिंग का। बिल्कुल। तो सर ये एनालिसिस फर्स्ट फेज नहीं होता? जब तक आप बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या किसी भी बिजनेस की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो तब तक प्लानिंग कैसे कर सकते हैं सर? वो तो एक हाँ, रिक्वायरमेंट जो आपको है, वो जब तक आप एनालिसिस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप किसी भी चीज को प्लान कैसे कर सकते हैं सर? अच्छा, बेसिकली ना एनालिसिस में यहाँ पे ये जो चीज़ है, देखें, पहली बात तो जो प्लानिंग थी ना, प्लानिंग के अंदर तो आपने ओवरऑल सिस्टम की बात करनी। एनालिसिस में तो ये चीज़ है कि जो अगर आपने एक सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, सबसे पहले आप चीज़ देखना चाह रहे हैं क्या उस सिस्टम के अंदर एग्जिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है। आप ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, क्या इसको किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम या ये इसके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, नीड्स एड्रेस हो रही है, नहीं हो रही। देखो, ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहली चीज है कि जिसके अंदर आपने टारगेट सेट करना होता है। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव या टारगेट भी किसी प्रॉब्लम की बेस पे होता है ना, और वो प्रॉब्लम जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, वो नहीं नहीं तब नहीं तक नहीं आप। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, देखो जवाब बात सुनो, जरूरी नहीं है प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी यही है कि आप एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, सिंपल, वो ऑब्जेक्टिव है। वो सिस्टम अच्छा हो, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज, क्या वो मेरे लिए जो सिस्टम है वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में आती हैं। एनालिसिस तो इसके बाद होगा कि हमने वो सिस्टम, बेसिकली आप यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि जिस चीज के लिए हमने वो सिस्टम बनाया था, क्या वो चीजें एड्रेस हुई, जो रिक्वायरमेंट थी सिस्टम की वो फुलफिल हुई, जो कन्फिग्रेशन, यानी कि अगर मैं लैपटॉप परचेज करने जाता हूँ इसलिए कि मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ या एज ए मैं आईटी एडमिनिस्ट्रेटर बात करूँ, या ये
या कोई ग्राफिक डिजाइनर है, तो क्या वो सिस्टम मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है? तो वो तो ऑब्जेक्टिव के बाद होगा ना जवाब। सर उसमें अभी अगर आप एग्जिस्टिंग उसकी बात करें, एनालिसिस की, या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या सिस्टम की बात करें, तो सर वो तो पहले तो यही होगा कि जी हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है। और हम्म। वो अगर हम सिस्टम नया मतलब लाना पहले चाहते जवाब यहाँ पे ये देखो ना कि न्यू सिस्टम की जरूरत कब पड़ती है, जब एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रॉब्लम जनरेट करे, ये जो चीज आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। हैं, तो सर वो इसको हम प्रॉब्लम, एनालिसिस नहीं बोलते, ये होता है बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो अच्छा, सर जब सबसे पहले प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही होती है ना, कि जब तक हाँ आप प्रॉब्लम का नहीं पता लगेगा तब तक आप आगे ही नहीं जा सकते। हाँ, बट वो एनालिसिस नहीं होता जवाब। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज नॉट एनालिसिस। एनालाइज का करने का मतलब ये होता है जो रिक्वायरमेंट्स नहीं है ये वो फुलफिल हो रही। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर बेसिकली आपने ये चीज देखनी होती है कि उसका सोल्यूशन क्या है। दो ही चीजें होती हैं इसमें। हाँ, वो जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो क्या है, क्या मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता हूँ या इसकी जगह मुझे न्यू सिस्टम ही लाना पड़ेगा। यही अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं, ये एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस क्या है कि मैंने वो जब सिस्टम देख लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सारा कुछ हो गया, देन मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई जो चीज थी रिक्वायर क्या वो मैं दे सका। अल्टरनेटिव जो थे अवेलेबल उसमें से मैंने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सेट किया, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, एंड यूजर को जो चीज चाहिए वो है। सर वो तो एनालिसिस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन है ना, कि जी मैंने जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो तो एनालिसिस एक बात की चीज है। यहाँ पर एनालिसिस दूसरा सेकंड पॉइंट पे है, जहाँ पर आप ये देखने चाह रहे हैं कि यार जो मैंने प्लान किया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, to define the requirements and prototype of the new system, evaluate the alternatives and priorities of the requirements। मतलब ये जो आपने ऊपर प्लानिंग की है उसके बाद आपने जो चीज इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए आप चीजें गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि जब भी आप अगर कोई किसी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई आपने अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो हम्म। उसके अंदर उसके लिए भी तो सर एनालिसिस की या उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। नहीं, वो उसको हम बोलते हैं जवाब बिजनेस की लैंग्वेज में यहाँ पे ना, हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि ये, उसको बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू एंड मॉनिटरिंग होती है कि अगर आपको लगे किसी स्टेज पे कि आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रॉपरली रन नहीं कर रहा, उसमें प्रॉब्लम है, उसको रिव्यू एंड मॉनिटरिंग बोला जाता है, वो एनालिसिस नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा, एनालिसिस में बेसिकली आप किस चीज पे जाते हैं, जब आपने चीजों को नंबर वन कंपेयर करना, जब आपने आउटपुट को, जो आप चीज चाह रहे हैं, आप उसको एस्टिमेट करना चाह रहे हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि वो चीज क्या एग्जैक्टली exactly ऐसे हो पाएगी या नहीं। तो वो जो बिफोर होती है ना, याद रखें, जो बात आप कह रहे हो, आप वो ही बात कह रहे हो जो कि रिव्यू एंड मॉनिटरिंग में, उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम और जो आप बात कर रहे हो ना इससे पहले प्री, जिसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वहां पे बोल रहे हैं, ये बेसिकली आपकी असेसमेंट है। आपने असेस कर दिया, देन आपने वो देखा, उस चेंज को देखा, फॉलो अप किया,
फिर आपने उसमें से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किए। एनालिसिस तो तब होगा जब मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, फिर देखूंगा, कंपेयर करूंगा क्या वो चीजें वैसे हुई, क्या जो रिक्वायरमेंट्स थी न्यू सिस्टम की, अगर न्यू नहीं भी है, ओल्ड है, मैं कहता हूँ न्यू में तो फर्स्ट टाइम हो रही है ना, उसमें तो ये एवेल्युएशन एनालिसिस तो हो गई बाद में, उससे पहले तो फिजिबिलिटी होती है, आप एनालिसिस करते हैं ऑन द ग्राउंड रियलिटी, क्या ये चीज ऐसे फुलफिल होगी। आई होप जवाब अब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। सर असल में मेरी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसमें जो है हम पहले एनालिसिस फॉर करंट सिस्टम करते हैं और फिर डेफिशिएंसीज उसके अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं। जवाब देखो, हम उसके बाद बोलने को ना सर वो हजार आपकी बात। बातें बोल देते हैं, ठीक है, पर एक जो चीज है ना, जो हम जब बिजनेस या मैनेजमेंट साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं, वो कुछ और होता है। आप उसको लोकल लैंग्वेज में, ऑफिस में, या ये वो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, एट द एंड ये सारी चीजें होती है रिसर्च। और वो क्या है, देखिए, रिसर्च आपको किस चीज का आंसर देती है, क्या चीज है, सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और उसमें वो कहता है ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, प्रॉब्लम जो आप अभी मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड में, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका रिसर्च का फेज का स्टेप वन क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है। कोई भी चीज एनालिसिस से नहीं स्टार्ट होती, वो जिसको आप कह रहे हो ना, उसमें आप किसी से भी कंफर्म कर लेना अपने हाई ऑफिशियल से, वो क्या है, वो रिव्यू है, मॉनिटरिंग है, जिसमें आपने उस चीज को आइडेंटिफाई किया, करंट सिस्टम की नीड्स देखी, सारा कुछ देखा कि क्या है इसमें, देन आपने उसको, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, बट हम उसको बिजनेस कॉन्टेक्ट से बाहर नहीं लेके जा सकते। और वो मैंने आपको इसकी लॉजिक आप पढ़ लेना खोल के नेट से भी, और बाकी भी जब प्रॉब्लम आ रहा है, रिसर्च फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि सोल्यूशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, रिसर्च। रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वो बेशक न्यू सिस्टम हो, बेशक पुराना सिस्टम। मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करने। सर एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको मिक्स टेक्स्ट भी किया, तो सर एक ये सिस्टम जो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ये रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर ही है? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपने नीचे चीज़ें बताई हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन, नेटवर्क, डेटाबेस, इंटरफेसेस, और उसके अलावा नीचे कोडिंग की बात, तो ये सर जो सिस्टम आप बता रहे हैं, स्टेजेस बता रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही हैं या ओवरऑल जनरल प्रोजेक्ट जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और ओवरऑल जो होते हैं, जबकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने निरेट की हैं वो सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही लिखी हुई हैं। जवाब मैंने अभी पहले आपको बताया, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दिया, ये सॉफ्टवेयर बेसिक। देखिए, यहाँ पे बात ये है, एक चीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच बन चुकी है। मैंने अभी बताया कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, बैक एंड पे उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, बट वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, आप सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप हर चीज मैनेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि
प्रोजेक्ट की स्टेजेस भी बाकी भी, तो वो तो सॉफ्टवेयर है, बट वही चीज मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है। तो जो बात, ये सॉफ्टवेयर ही है। यहाँ पे हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इंडस्ट्री स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए या ये सिर्फ गेमिंग के लिए या एप्लीकेशंस के लिए। नहीं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे आपको उस लेवल के ऊपर नहीं लेके जा सकता, आपके लेवल की लिमिटेशन है। बट आपको यहाँ पे वो लिंक कर सकता है किससे? इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, डेटाबेस सिस्टम के साथ, जो आप खुद कह रहे हो, क्योंकि आपने वो पढ़ा है। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी, तो ये सॉफ्टवेयर ही है लड़के। थैंक यू सर। आगे चलो। फिर कहता है, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये अलग क्वेश्चन आएगा, ये वाला। पता नहीं क्यों, ये मैं सुबह ना शहरी के बाद बैठ के कर रहा था काम, तो मैं इसको देख रहा था, फिनिश कर रहा था, तो नहीं, पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आई, मैं कहा ये आएगा भाई साहब। पता नहीं वल्ला आलम वही नाजिल हुई क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, अब ये है, ये क्वेश्चन ना दो मेन सेंसेस के अंदर लिया जाता है। एक ओवरऑल कि ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जो भी आप ये सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, इसकी इनिशियल फेजेस में, यानी कि वो जब कंस्ट्रक्शन में हो, डेवलपमेंट, हम सॉरी यहाँ पे वो उसका पर्टिकुलर लैंग्वेज वर्ड तो डेवलपमेंट, तो उस फेजेस में हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती। अच्छा, एक जो है वो ये कहता है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे रिस्क है जो कि एसोसिएट है इसकी स्टेजेस के साथ। तो जरा ये गौर से देखें, इंशाल्लाह ये दोनों चीजों को ना एड्रेस करते हैं, डेवलपमेंट फेजेस में भी और स्टेजेस जितनी भी हैं, हर स्टेज को एड्रेस करें। शेड्यूल भी इसकी बात करें, जैसे अभी हमने बात की है, जो पहला फेज होता है वो कौन सा था? प्लानिंग। मतलब हमने पहली बात की थी कि एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, एक आइडिया को, और डिलीवर करना उस चीज को। ये बेसिकली आइडिया से लेके फिनिश गुड तक ट्रांसफॉर्म होने में, या उस आइडिया से लेके सिस्टम एस्टेब्लिश होने में कितना टाइम पीरियड है, यानी कि वो डिलीवर कब हो जाए। अब अगर गलत स्केड्यूल होगा, शेड्यूल होगा, तो अल्टीमेटली वो अफेक्ट करेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को भी, उसके ईच एंड एवरी फेज को भी, और डिलीवरी को भी। क्यों? क्योंकि जब प्लानिंग का फेज ही लेट होगा तो अगला फेज कैसे जल्दी स्टार्ट हो सकता है? उसके लिए तो फिर आपको मच टाइम और रिक्वायर्ड है।
टाइम सिर्फ टाइम नहीं है, यहाँ पे याद रखें, टाइम यहाँ पे कॉस्ट भी है, टाइम यहाँ पे स्कोप भी है। दोनों चीजों को एक्सटेंड करते करते हैं, ये बड़ा मसला है। अगर कहता है इस रिस्क को अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो ये प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ भी चला जाता है। और इसकी वजह से कंपनी बड़ा बैडली इफेक्ट होती है। फिर कहता है यहाँ पे रीजन बता रहा है, कौन से रीजन है इसके पीछे में। टाइम को आपने प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं किया, बात मोस्टली मैनेजर्स नहीं असेस कर पाते, रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट नहीं किया, या प्रॉपरली रिसोर्सेज को ट्रैक नहीं किया गया कि पर्टिकुलर एक्टिविटी कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, कौन सा बंदा वो चीज परफॉर्म कर सकता है। ये फिर मैंने भी आपको पहले बता दिया, स्कोप एक्सपेंड हो जाए। फिर कहता है साथ ही साथ फंक्शन आइडेंटिफिकेशन और उसकी कंप्लीशन में मसला आएगा, जो कि फिर अनजस्टिफाइबल। उसके बाद कहता है बजट रिस्क। मोनेटरी रिस्क है बेसिकली, यानी कि प्रोजेक्ट के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनमें चेंजिंग आ गई, आप प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पाए, या बजट जो था वो मिसमैनेज हो गया। कई रीजन हो सकती हैं, पुअर मैनेजमेंट भी हो सकती है, तो ये नहीं, फिर इन्फ्लेशन भी हो सकती है, और भी रीजन है। तो यहाँ पे वो कहता है ये जो रिस्क है बजट से ज्यादा, वो कौन सा, प्रॉपरली आप बजट एस्टिमेशन नहीं कर पाए, या रॉन्ग एस्टिमेट्स, और होते भी हैं। अच्छा, बाज लोगों पे ना मैनेजर जानबूझ के गलत कर देते हैं, उनकी जॉब जो है ना वो, कह लें कि उसको थ्रेट होगा या कुछ भी होगा, जिसको प्रोटेक्ट करने की मे भी कोशिश कर रहे होंगे, बट अल्टीमेटली पकड़े तो जाएंगे ही ना, कहीं ना कहीं। एक्चुअल और प्रिडिक्टेड जब सेम नहीं होगा तो फिर उस केस में चीजें तो सामने आएंगी, बट लोग इन्वॉल्व होते हैं थोड़े अरसे के लिए कि हम बच जाए। फिर एवं अनएक्सपेक्टेडली प्रोजेक्ट का स्कोप इंक्रीज हो जाए, तो जाहिर बात है कॉस्ट इंक्रीज हो। पहले आप ये कह रहे थे, आपने फिर कहा नहीं अच्छा रोड थोड़ी सी यूं टर्न कर लीजिएगा, यहाँ पे एक अच्छा सा वो बस स्टैंड लगा दीजिएगा, ये कर लें वो कर लें, आप बाहर निकलते जा रहे हैं ना। फिर कहता है मिसमैनेजमेंट हुई बजट हैंडलिंग में, जिस बंदे को कहा गया है, जारी बात है जिसने
एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या ये चीजें देखनी थी, वो प्रॉपरली कंट्रोल ही नहीं कर पाया उस चीज को। वो भी रीजन हो सकती है, कॉस्ट ओवररन्स होगी या इम्प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ बजट हुई, कोई भी रीजन हो सकता है। उसके बाद फिर कहता है ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, अब ये मैंने एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की दे दी थी, रोड। इसका मतलब यहाँ पे फिर वो नहीं है, ये बात समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर में जाहिर बात है, जो कस्टमर डिजाइन करवा रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम या कुछ, वो कहेगा यार इसमें ये भी चीज ऐड कर दो, यूं भी कर दो, इसमें ये भी फील्ड डाल दो, इसमें ये फॉर्म भी डाल दो, तो वो स्कोप तो बढ़ता रहेगा। ऑपरेशनल रिस्क की बात करें, प्रोसीजरल रिस्क, डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं वो जब अफेक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। कैसे, क्या रीजन है? रिसोर्सेज प्रॉपर ना, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, टास्क और एम्प्लॉय में कंफ्लिक्ट आए। अब ये टास्क और एम्प्लॉय में कंफ्लिक्ट का क्या मतलब आपने राइट पर्सन फॉर राइट टास्क नहीं लगाया हुआ, गलत बंदा रखा। फिर आप टास्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, प्लानिंग नहीं है प्रोजेक्ट के ऊपर, स्किल्ड लोग अवेलेबल नहीं, कम्युनिकेशन गैप है और कोऑपरेशन नहीं, क्लैरिटी नहीं है लोगों को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, प्रॉपरली लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता। देन टेक्निकल रिस्क, ये फंक्शनल रिस्क या इसको परफॉर्मेंस बेस्ड रिस्क भी बोला जाता है। ये किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी के रेलेवेंट बात कर रहे हैं। कहता है इसमें भी कुछ रिस्क हैं, वो कौन से होते हैं? नंबर वन, बार बार आप चीजों को छेड़ें, बहुत ज्यादा चेंज भी अच्छी नहीं होती, और अननेसेसरी चेंज अच्छी नहीं। बार बार आप रिक्वायरमेंट्स चेंज करा लो। फिर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को कम से कम यूज करें, जब आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज ना हो। फिर जो सिस्टम आपने बनाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगा। फिर कहता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो मॉड्यूल्स की, प्रॉपरली आप चीजों को मिला नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रामेटिक रिस्क। चाहिए, आप प्रोग्रामेटिक रिस्क की बात करें, ये क्या है? एक्सटर्नल रिस्क, और ये अनअवॉइडेबल है। दो तरह के वैसे मेन कैटेगरीज होती हैं जिसकी हम कहते हैं सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक वो होता है जो कंट्रोलेबल होता है, अनसिस्टमेटिक वो होता है जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, जिसमें बल्कि आप इंटरफेरेंस करें, उस इंटरफेरेंस करें, इंटरफेयर करें
तो बल्कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जिन्हें होगा। कहता है ये वो रिस्क है जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम आएंगे। तो इसमें कौन से रीजन है? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। बिल्कुल जी, मार्केट में बहुत ज्यादा चेंज आ गया अचानक से। अब मार्केट में आप तो नहीं चाहते ना कि वो चेंज हो, बट वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है मार्केट। आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हो? तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और मसला ये है, बात ये नहीं है कि वो हो रही है चेंज, बात ये आप इस चेंज को मैनेज कैसे करें, ये प्रॉब्लम, ये बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। बाज कहा इन चेंजेस की वजह से आपको कंपटीशन होता है मार्केट फोर्सेस से। आपने देखा पूरा पोर्टर का मॉडल। फिर कहता है रनिंग आउट ऑफ फंड, मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड था या वो नहीं था। आज वो ना मैं, अब ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज। आज ना वो मैं सुबह की दो चार न्यूज सुन रहा हूँ, डोंट नो, मैं क्योंकि 2-3 दिन से सिर्फ काम 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 सिर्फ काम ही कर रहा हूँ। और बिल्कुल कोई नहीं मैंने आगे पीछे देखा। सुना है आज के पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है 12 बजे के बाद, सुना है। पता नहीं अब ये सच है या झूठ है। किसी को पता है? नो सर। नहीं सर, कोई खबर नहीं आई अभी तक ऐसी कोई। हाँ अभी खबर नहीं आई, वैसे मुझे लग रहा आज है। देखते हैं सरप्राइज होता है शायद। डॉलर तो नीचे आ गया सर। देखें क्या किया उन्होंने। वो हलफ लेने से पहले आ गया था। हाँ प्रेशर ही वो था। सिर्फ पुअर बैड गवर्नेंस होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। चीजें सोचनी होती है। सलमान, नाइस जोक यार। कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं होती है, एक चीज होती है सलमान, सिर्फ वो होती है इंटरनेशनल ट्रेड। जितनी लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं ये ट्रेड है, सिंपल। जो ट्रेड के लिए खतरा है वो चाहे मजहब का कार्ड खेल ले कहीं पे, वो चाहे कहीं और कुछ खेल ले, वो सिस्टम का पार्ट नहीं रह सकता। बड़ा एक सिंपल सा फिनोमेना है। आप ईरान नहीं है कि आपके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी दुनिया से आप कटे हुए हैं, सिर्फ आपके मुल्क में जो चीज होती है वो करते। ईरान तो फिर अपना कुछ बना लेता है, पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बनाता। और ये आपकी कॉन्स्पिरेंसीज आज से 2 महीना कहाँ गई, पहले कहाँ गई थी? जब आपको नजर आ गया कि आपकी स्टेट बैंक ने डिसीजन ले लिया था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं, बाकी सारा कुछ करने वाले हैं, तो ये बातें जब बाहर निकल गई तब आपको वो लेटर और वो सारी बातें आ गई यहाँ।
झूठ का कोई सर पाँव नहीं होता, याद रखें। यही टाइम आपने मैंने देखा था आज से पौने 4 साल पहले, यही टाइम हम दोबारा देख रहे हैं। तो अब रोना कैसा? नो। आपको पता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा इंडिया से क्या चीज इंपोर्ट करता है? पता है आपको? तो बता सकता है हम में से? हमें यही तो पता होता है ना, हम पढ़ते हैं या ये हम वो मीडिया पे बैठ जाते हैं, घर में ही हम हामिद मीर बन जाते हैं, या वो जियो वाली एंकर थी जो उधर चली गई थी, मारिया मेमन, वो बने होते हैं हम। हमें कुछ पता नहीं होता। हमें नजर आता है इसने तस्बीह पकड़ ली, ये सारा कुछ हो गया। नो, हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात नहीं करते। कितना अरसा रह के गया है, सबसे बड़ा फेलियर। मुझे यहाँ पे एक बात है, मेट्रो बन गई हुई थी, ये इस्लामाबाद वाले जो है उनको पता है, ये जो कश्मीर हाईवे के ऊपर मेट्रो बनी, वो इतना बड़ा गवर्नेंस का फेलियर कि वो बंदा इतना नाअहल कि वो स्टार्ट नहीं कर सका। आज जिस बंदे ने इस्लामाबाद ट्रेवल किया होगा उसको नजर आ गया होगा कि इस्लामाबाद में काम हो रहा है, सफाई हो रही थी सुबह। उसने अलर्ट किया, उसका 4 दिन के अंदर दे रहा हूं टाइम, मेट्रो स्टार्ट होनी चाहिए बस। यही वो कह रहा है, हम यही देख रहे हैं यहाँ। उस टाइम कहाँ गई थी ये कॉन्स्पिरेंसी, जब आप सऊदिया के साथ मिल के तो वो कुआं खुदा रहे थे, और वो ऑयल प्राइसेस में आप ऊपर लेके जाने में हिस्सा बन रहे थे। आपने मैंने तो ड्राइवरी नहीं की थी ना। और उसी के वो जब कॉन्स्पिरेंसी खत्म हुई, सऊदी अरब ने कहा वापस करो जरा डॉलर। मांगी थी पेमेंट वापस के नहीं मांगी थी? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बताएं मुझे। तब कोई नहीं बोला। तब तक आपकी आर्मी वेल डन थी, A1 थी, सारा कुछ फिट था। यही लोग हैं बच्चा बच्चा ओ आर्मी, खबरदार आर्मी के खिलाफ बात की। तो जब उनके खिलाफ प्रोपोगंडा हुआ, उस दिन जब वो गाड़ियां उनकी निकली हैं, जर्नलों की 2 अंदर गई हैं, आप तो तख्ता उलटने वाले थे, सियाने बन रहे थे। तो जब वो हेडक्वार्टर से बात लीक हो गई, पकड़े गए, तो हम मुंह छुपाने का कोई मौका नहीं था फिर। समझें, इस टाइम पे हमारी आवाम का 20% बेबीज, वो बेबीज जो कि बर्गर बनने की कोशिश में, मॉडिफिकेशन में है, इन प्रोसेस है, मफलूज हो गए सोच से। ये उनका नजरिया है, जो ना घर से बाहर निकलते हैं, ना जिनको फैक्ट्स फिगर कुछ भी नहीं पता, जिनको वो यूट्यूब पे ना सर्च करने पे 2-4 मजे वाले मसाले वाले आर्टिकल नजर आते हैं। इस बेस पे हम बिजनेस प्लान करेंगे। मैनेजर्स क्या, ये जो आप लोगों में से जॉब होल्ड, आप मोस्टली, आप में से तो मेरे ख्याल से 95% लोग जॉब होल्डर्स हैं, अच्छे भले हैं। जवाब से पूछे, फिदा से पूछे, क्या मैनेजर्स ये देख के डिसीजन लेते हैं, या उन्होंने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखना है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को देखना है, उन्होंने कंट्री की गवर्नेंस को देखना है? कोई भी बिजनेसमैन इन चीजों को आगे नहीं लाता पाते। ये हवा में, घरों में ये लेडीज टॉक होती है। वो लेडीज वो कैसे पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं, या ये जो जूती सिलेक्ट करने से पहले 6 दुकानों में घुस जाए डिजाइन देखने के लिए? तो ये सोच का फर्क है, अलमिया। चोर थे, चोर हैं, ये सिस्टम यही है भाई, सब थे। मुझे सिर्फ एतराज है, ये मोमिन नहीं है। इसकी शायद करप्शन बाकियों से ज्यादा होगी। नो, ये सोच गलत है, ये मरवा डालेगी पाकिस्तान। और बस 10-15 दिन वेट करना है लड़के। सब, कल की तो वो आर्मी चीफ ने वो कॉन्फ्रेंस में तो कह रही है ना, आर्मी के खिलाफ जिसने प्रोपोगेंडा, सामने आ गया है, छत्रोल होनी है, सबकी होनी है, धुलाई भी होनी है। बट एक चीज है, इन्होंने जिद में आके डिलीवर कर जाना, इनका सफाया हो ना,
अगली गवर्नमेंट जो होनी है वो पाकिस्तान के नहायत फेवर में होनी है। लोटे हो उसमें जो मर्जी हो, बट उनको एक डर होगा कि हम भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। और हम तो ये चाहते हैं भाई जो कुछ मर्जी हो, आपको मेरी जॉब सिक्योर हो, नंबर वन, टाइमली हर चीज हो, आने वाली जनरेशन रोडों पे ना रुले। हमें इससे कंसर्न है। अगर मैं किसी कंपनी का बिजनेस मैनेजर हूं या ये फाइनेंस देख रहा हूँ, ऑपरेशन देख रहा हूँ, मुझे क्या लगे उसने तस्बीह पकड़ी हुई है, उसकी शलवार कमीज बड़ी अच्छी है, या ये करप्शन। आपने करप्शन खुलने का, अच्छा वो कहीं बंदा बात कर रहा ना, हमने वो खुलने कहाँ दी थी? ये तो पहली दफा इसको चेक किया था, गवर्नेंस फेलियर नजर आ गया। तो खुदा के बंदो, आप लोग एक प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट्स हो, आप ऑडिट बेस एविडेंस की बात करते हो, ऑन द ग्राउंड्स बात करते हैं। तो हम ये बात कैसे कर सकते हैं? वो बंदा जो कि अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें चेंज या इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है? जब तक आपको ये, अभी यही हमने पढ़ा है ना, ये जवाद और मैं यही तो बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और ये, और बाद में इम्प्लीमेंटेशन है, सारा कुछ है। तो हम जब तक ये होगा नहीं तो सिस्टम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। तो यही वो कह रहा है कि लिमिटेड है, प्रोजेक्ट फंड है, जो मैं भी आपको बात बता रहा था, पेट्रोल और ये सारा कुछ। मसला ये होता है कि आपने, हर कंट्री की अपनी एक लिमिटेड इनकम है, हर कंपनी का अपना एक फंड होता है, बजट होता है, आपने उसी के अंदर रह के करना और डिलीवर कर जाए तो वो उसी को हम सक्सेसफुल बोलते हैं। आगे कहता है गवर्नमेंट रूल्स और पॉलिसीज, ये बाज का अगेंस्ट भी होते हैं, बाज का फेवर में भी होते हैं। अब देखिए ना, आज से कुछ दिन पहले कुछ थी, आज कुछ होंगी। आपने देखा ही है स्टॉक एक्सचेंज ने कैसे रिएक्ट किया, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ने कैसे रिएक्ट किया। तो लास्ट चेंज हो जाते हैं ना, बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फिर क्या, कॉन्ट्रैक्ट लूज होना शुरू हो जाए ड्यू टू एनी रीजन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लूज बेसिकली पुअर क्वालिटी की वजह से हो, आप बिड नहीं कर पाए प्रॉपरली, कोई भी हो, तो ये होता है किसी ना किसी वजह से। इंशाल्लाह जी, फ्राइडे को होगी मुलाकात, ये आधा रह गया इंशाल्लाह। और ये करके नेक्स्ट वीक में आपका ये खत्म होगा कोर्स, और उसके बाद एक वीक हम जो है ना वो, यस, करना है सलमान, ये तो अभी हमने पढ़ना है आगे। ये जो फ्राइडे को क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें ये पोर्शन एंड होगा। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि 2 वीक आपके अभी मेरे साथ हैं, तो उसमें अगले वीक में इंशाल्लाह वो जो आपका 8 ग्रेड रह गई है वो एंड होगा। और उसके बाद एक वीक हम पूरी रिवीजन पे लगाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, सुनते रहे कॉन्स्पिरेंसीज, तो देखते रहे, और लेडीज के तबसरे लाजमी सुने करो, जिन्हें कुछ भी नहीं पता और वो हा हा हु ही, चेक करें सर, एंजॉय किया करें।